Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major article. पहले आर्टिकल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, थर्ड में हम एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट अमोनियम सल्फेट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंडिया ने भी ये बात रियलाइज करी और जिसकी वजह से टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट किया, जहां पर मेजर एम ये था कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके हम इंडिया को एंड डोमेस्टिकली प्रोडक्शन को हम बेटर कर सके। चाइना प्लस वन पॉलिसी के साथ हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके एंड इंडिया से एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर सके। अब इसमें खासकर हमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फार्मा एंड सोलर सेक्टर में। इसके साथ साथ डोमेस्टिक लेबर लॉ को हमने चेंज किया, जहां पर हमारे पास 44 सेंट्रल लेबर लॉ थे, इनको 4 कोड्स के अंदर हमने डिवाइड किया ताकि इंप्लीमेंटेशन को हम बेटर कर सके और वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी को हम प्रमोट कर सके। यहाँ पे पीएम गति शक्ति योजना के थ्रू हम नेशनल मास्टर प्लान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहां पर मल्टी मोड कनेक्टिविटी को बूस्ट कर सके, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को और इंप्रूव कर सके एंड लॉजिस्टिक की कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सके, बिकॉज अभी ऑलरेडी ये बहुत हाई चल रही है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ज्यादातर आप इकोनॉमीज में देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जहां पर अच्छी होती है वहां पे आपकी लो स्किल्ड लेबर जो है वो ज्यादा यूज होती है इन सेक्टर्स में, एज कंपेयर टू सर्विस सेक्टर जहां पे आपको हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। तो इस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की, वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। देन आप जब दिन प्रतिदिन चीजों से सीखेंगे तो यहां से आपके स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जिससे इनोवेशन बढ़ेगा एंड इनोवेशन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जीडीपी को आपकी बूस्ट करेगा। एंड एक बात ये भी है कि जब आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन सरप्लस होगी तो उसके बाद आपके डेफिसिट जो है, खासकर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है, इसमें हमारे गुड्स सेक्टर में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस सेक्टर को हम बेटर कर पाएंगे, जिससे हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन के शॉक्स हैं उससे बच पाएंगे। तो कहा जाता है कि भाई इंडिया के अंदर कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कहना है हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम जी का। अब इसमें पहली इफेक्ट की बात आती है जो कि वाकई सच है, वेज डिस्टॉर्शन। देखो, आपकी गवर्नमेंट सैलरीज जो है, खासकर किसी भी स्केल की आप बात कर ले तो वहां पर सैलरीज काफी हाई है। अब होता क्या है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी हाई वेजेस दे नहीं पाती एंड जिस वजह से फैक्ट्री जॉब आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि फैक्ट्री जॉब उतनी लुक्रेटिव नहीं रहती है। अब दूसरी बात आती है ह्यूमन कैपिटल मिस एलोकेशन। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब एक बार ही मिल जाए उसके बाद लाइफ आसान हो जाती है, और इस चक्कर में वो सालों साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अपना समय निकाल देते हैं एंड इस वजह से हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेबर की शॉर्टेज रहती है। देन तीसरा पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत है, बट जो यहाँ पे नहीं हो पाया। अब देखो, चाइना, साउथ कोरिया, आप इनमें से किसी की भी बात करें, इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और फिर सर्विस सेक्टर में अब ये जा रहे हैं। इंडिया ने सर्विस सेक्टर को ज्यादा बूस्ट कर दिया, मतलब एग्रीकल्चर से सीधा हम सर्विस सेक्टर पे चले गए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बीच में से हम भूल ही गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड लास्ट में एक प्रॉब्लम आती है एमएसएमई सेक्टर, जो आपकी इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने आप को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बड़ा ना करें, क्योंकि इससे इनको जो लीगल जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा फॉलो करनी पड़ती हैं और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को छोटा रखने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पाते, मतलब मास प्रोडक्शन नहीं कर पाते एंड इसी वजह से ग्लोबली ये कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो इसमें कहा जाता है कि भैया देखो, आप प्रोडक्टिविटी लिंक इन वेजेस को यहाँ पे प्रमोट कीजिए, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा यहाँ पर कंपनसेशन होना चाहिए। एग्री प्रोडक्टिविटी सर्च के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे एंड जो भी वहां पे आपकी लाइक लेबर की अगर जरूरत कम होती है तो वहां पर उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट कर सके।
एंड हमें लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना होगा, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री आती है। इसके ऊपर एक बार यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 का ये क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं एंड इस क्वेश्चन को मेंस के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अगले आर्टिकल। अब देखो यहां पे हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में सबसे पहली बात ये आती है कि आपको लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए। दूसरी बात, यहां पर प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर चाहिए आपको। तीसरी बात, यहां पे अपर एयर डाइवर्जेंस चाहिए होता है आपको। चौथी चीज, यहां पर क्रियोलिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर थोड़ा आपको डिफरेंस चाहिए। तो ये 5 कंडीशन जब फुलफिल होती है तब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। बट यहां ये बताया जा रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण आपके जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बट साइक्लोन कम हो रहे हैं। अब इसमें ये डाटा पब्लिश किया गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया। इन्होंने कहा कि भाई जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ऑल्दो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको फेरबदल देखने को मिल रहा है। अब कहते हैं इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहली बात ये होती है कि भाई देखो, इंटेंसिफिकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एकदम से आपके जो साइक्लोन है विद इन 48 आवर्स सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए एम्फिन का, ये 2020 में आपका साइक्लोन आया था, विद इन 48 आवर्स यहां पे ये बहुत विकराल रूप ले लेता है और जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्लान में हमेशा आपको प्रॉब्लम आती है। अरेबियन सी की बात करें तो यहां पे लैटिट्यूडनल शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है, वर्टिकल विंड आपकी जो है थोड़ी स्टेगनेंट होती जा रही है एंड मोर ओवर वार्मिंग ऑफ ओशन के कारण अब अरेबियन सी में भी आपके साइक्लोन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहां पे अगर आप देखें रेनफॉल जो लगातार काफी समय तक चलती रहती है एंड मॉइस्चर जो कि गर्म हवा में बहुत ज्यादा होता है, ये इसको सपोर्ट करता है एंड जिसकी वजह से स्टॉर्म सर्ज आपको देखने को मिलती है। तो इससे फ्लडिंग एंड सॉइल सैलिनेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जमीन खारी हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी की एक प्रॉब्लम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लास्ट माइल पे तो है ही नहीं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है इन एरियाज में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डिजास्टर का इंपैक्ट काफी ज्यादा रहता है यहाँ पे। तो कहते हैं कि साइक्लोन आपके एक सेफ्टी वॉल का काम करते हैं, जहां पे ये एक्सेसिव एनर्जी ट्रॉपिकल एरिया से पोलर एरिया में शिफ्ट करते हैं एंड कहीं ना कहीं ये एसेंशियल है रेन डेफिशिट एरिया में रेनफॉल करवाने के लिए भी। ये अच्छी चीज है इसके बारे में, बट यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जैसे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर हमारा फोकस था यहाँ पे। ऐसे ही आईएमडी जो है ये अपने आप को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये अपने को मॉडर्नाइज कर रहा है, भारत फोरकास्ट सिस्टम लेके आ रहा है, जहां पर 6x6 के ग्रिड पे हम यहाँ पे लोकल लेवल पे अलर्ट प्रोवाइड कर सके। कोस्टल रेगुलेशन जोन में हम उन एरियाज में जो कि हाई टाइड एरिया से 500 मीटर दूर है, उनमें किसी भी तरह की ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत जल्दी प्रमोट नहीं करते। तो कहा जाता है कि भैया हमें नेचर बेस्ड फोकस करना चाहिए सोल्यूशन के ऊपर, जहां पर आप मैंग्रोव्स को प्रमोट कर सकते हो, कोरल्स को प्रमोट कर सकते हो, ये नेचुरल शॉक अब्जॉर्बर है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कीजिए, खासकर उन एरियाज में जैसे पावर ग्रिड हो गए, आपकी पब्लिक यूटिलिटी की जो चीजें हैं उनके बारे में ऐसा सोचिए। देन रीजनल कोऑपरेशन की यहाँ पे जरूरत है, बिम्स्टेक या आपके आसपास के एरियाज से आपको कहीं ना कहीं रियल टाइम बेसिस पे डाटा शेयरिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2020 में, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए एंड मोर ओवर सेम टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं 2024 के एग्जाम में मेंस में भी देखने को मिला था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। कहते हैं दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर खासकर 42% के आसपास आपको पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो देखने को मिलता है वो और कुछ नहीं, अमोनियम सल्फेट है। अब अमोनियम सल्फेट क्या है? ये सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया की आपस में रिएक्शन से बनता है। पहले क्या होता है, ये अमोनिया बनने से पहले सल्फर ऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड आगे चलकर आपके अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये अमोनियम सल्फेट बनाती है। तो कहा जाता है कि भाई ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, नेचुरली एयर में नहीं होना चाहिए, बट एयर के अंदर कुछ आपके लाइक पोल्यूटेंट है वो आपस में रिएक्ट करके इनको फॉर्म करते हैं एंड कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर फोकस हमारा एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर भी है। एंड ज्यादातर ये जो सल्फर आपका आ रहा है ये कहीं ना कहीं कोल फायर जो पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं उनकी वजह से
एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की वजह से जहां पे फर्टिलाइजर का ओवर यूज देखने को मिलता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। अब कहते हैं कि भाई ये ट्रांसबाउंडरी इन नेचर है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपका ये प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में, एंड वहां से ये ट्रेवल कर सकता है, जिसकी वजह से आपको दिल्ली एरिया में, क्योंकि विंटर के टाइम पे स्टेगनेंट एयर होती है, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, क्योंकि समर के टाइम पे लगभग ये 21% होता है, पोस्ट मानसून ये इंक्रीज करके 49% के आसपास आ जाता है बिकॉज ऑफ स्टेगनेंट विंड एंड हाई ह्यूमिडिटी। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो दिल्ली एनसीआर एरिया में स्मोक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि आप फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को प्रमोट कीजिए, बट इंडिया में ओनली 8% ऑफ दी आपके जो भी थर्मल पावर प्लांट है उसमें ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसके ऊपर एक बार यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ऑल्दो उस साल डब्ल्यूएचओ की आपकी गाइडलाइंस आई थी, एंड एयर पोल्यूशन के ऊपर यूपीएससी का बहुत बड़ा फोकस होता है, तो मेक श्योर इसके बारे में आप याद रखना। आइए अब बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। अब देखो, इंडिया के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड था। तो अब क्या हुआ, हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है अंडर सेक्शन 13 ऑफ मर्चेंट शिप एक्ट 2025। अब इसमें एक आपके आईपीएस लेवल का पर्सन जो 15th पे स्केल का होगा, वो यहां पे अपॉइंट किया जाएगा एज अ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी हेड के तौर पे, जिसे हम डीजे के तौर पे जानेंगे। अब ये एक सिंगल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बोर्ड होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा, मैनेज करेगा आपकी पूरी पोर्ट सिक्योरिटी को, एंड कहीं ना कहीं वेसल पोर्ट इंटरफेरेंस को। अब यहां पे चाहे मेजर पोर्ट हो, नॉन मेजर पोर्ट हो, सभी के लिए ये आपकी कॉमन फैसिलिटी होगी। ये जो डायरेक्टरेट जनरल होंगे ये आईपीएस रैंक के होंगे, जैसे मैंने आपको कहा पे लेवल 15 के। एंड यहां पे पहले क्या होता था, कोस्ट गार्ड आते थे, सीआईएसएफ होता था, स्टेट पुलिस होती थी। अब यहां पर ये सब छोड़ के एक पोर्ट सिक्योरिटी अलग से यहां पे एक डोमेन बना के आईपीएस ऑफिसर के हाथ में दे दिया गया है ये पूरा वो। एंड यहां पे रिकॉग्नाइज किया गया है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे सीआईएसएफ को, और इसको यहां पर कहा गया कि भाई ये कहीं ना कहीं जो जैसे आपके लाइक सिक्योरिटी असेसमेंट वगैरह उसमें हेल्प करेंगे। डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस किया गया, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा ताकि पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप इस तरह का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दीज वर द थिंग्स जो हमें यहाँ पे आज समझनी थी। कोशिश कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स अपनी अकॉर्डिंगली, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली लिखना जरूर स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।